दोस्तों साथियों, आज हम मायावती के संदर्भ में एक वीडियो बनाना चाहते हैं और उन्हें ये भी बताना चाहते हैं जो आपने अभी चुनावी दौरान के में आप बीजेपी पर कमेंट किया है, उसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखूँगा। पहले आइए मायावती की बातें सुनते हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के विषय में क्या कहा है। हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों पर हो रहा जुल्म। मायावती माधवगंज हरदोई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को माधवगंज में आयोजित जनसभा में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिम समाज पर जुल्म ज्यादती हो रही है। भाजपा ने जो हवाई वायदे किए थे उसमें से 1/4 काम ही नहीं किया है। दोस्तों साथियों, हम भाजपा ने क्या किया है इस संदर्भ में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि कई चीज़ें मायावती जी ने सही कही हैं, लेकिन हम जो मुस्लिमकरण का इनका तुष्टिकरण वाली नीति है, मैं इसके संदर्भ में आपको बता दें। साथियों, 1980 से मैं DS4 प्रेसिडेंट रहा जिला उन्नाव का, और हमने वो भी दौर देखा है कि जब मायावती 1982 में सितंबर या अक्टूबर, अगस्त हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, कानपुर अरमा स्टेट में एक गांधी चबूतरा है। गांधी चबूतरा में शाम के समय इनकी मीटिंग थी और ये मुख्य अतिथि बन करके आई थी। हमारे साथ और कई लोग थे, वाम से के कार्यकर्ता थे, जिसमें RN रावत थे, शिव नारायण एक इंटर कॉलेज के मास्टर थे, और कई लोग थे। आज एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उस संदर्भ में मैं आपको बता दें कि मायावती पहले आम लोगों ने स्पीच देते देते रात के करीब 10 साढ़े 10 बज गया था। मायावती जी ने भी 10 बजे के करीब अपने संबोधन में कई बार उन बातों को ले आई जो कि कई बार भाषण के दौरान उन्होंने कहे थे। RN रावत आज हमारे बीच में है, और कोई उन्नाव का जो व्यक्ति हो या प्रांत का हो या प्रदेश का हो, वो आकर के जानकारी कर सकता है कि हमारी कितनी बातें सच है। हमने रावत से कहा कि तब हम लोग मायावती को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, सिर्फ कांसीराम को ही तवज्जो देते थे, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर कांसीराम जी ने मायावती जी को भेजा था कानपुर, और 400-500 की भीड़ थी। तो जब बार बार उसी घटना को ले आती थी, बार बार उन्हीं बातों को ले आती थी, तो मैंने RN रावत से कहा कि रावत, अरे चलो, ये स्पीच बार बार वही बातें ले आती हैं, इनके पास और कुछ नहीं है, वही बार बार घुमा घुमा करके ये बातें सुना रही थी। वो थोड़ा सा रुके और हमारी तरफ बड़ा आश्चर्यचकित से देखा। उन्होंने कहा कि अरे भारती, रुकिए, थोड़ी देर स्पीच खत्म हो जाएगी तब चलते हैं। हमने देखा कि 1-2 बातें फिर पुनः उन्होंने दोहरा दी। वही शायद उस समय मायावती के पास ज्ञान भंडार की कमी हो, या मंच पर बोलना भी एक कला है, लोग जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं, ऐसा मेरे भी साथ हुआ है। तो जब उन्होंने 2-3 बातों को फिर दोहराया तो मैंने कहा, रावत, अरे क्या सुनना है, बार बार वही बातें कर रही हैं, अब बहन जी को क्या हम सुने, वही बार बार बात सुनना है। आपको और बता दें, उस समय मैं शहर में शिफ्ट हुआ था, मेरा अर्निंग का स्रोत कोई नहीं था, गांव से खर्चा आता था और हमें शहर में स्ट्रगल कर रहा था। और
मैं उन्नाव से अनमापुर स्टेट तक रावत के खर्चे पर गया था और वहाँ से उन्नाव तक आता तो उन्हीं के खर्चे से आता था। क्यों? तब बाम सेब के लोगों पर ये जिम्मेदारी डाली गई थी कि अगर जो DS4 के लोग हों, क्योंकि उनके पास आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो उनकी वो मदद करें। हमने जब दोबारा कहा तो रावत बहुत चिढ़ करके बोले कि ऐसा है तुम हमसे किराया ले लो, चले जाओ। मैं थोड़ा सा जो है बचपन से हेटी बुद्धि का था। अब इसमें हम आपको क्या बता दें, ये बात मुझे अंदर से बड़ी नागवार गुजरी। ऐसा नहीं कि मेरे जेब में पैसा नहीं थे, लेकिन जेब में जो पैसे थे वो अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए था। मैंने देखा को भाषण सुनने में जो है तल्लीन है, मायावती जी के शब्दों में खोए हुए हैं, और हम उठे मेन अरमापुर स्टेट के करीब आए, जो अरमापुर स्टेट में जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहाँ से उस समय एक मिजुका टाइप के जो है टेम्पो चलते थे, वो काफ़ी लंबे होते थे और काफ़ी उसमें सवारी आ जाती थी। उसमें बैठे, वहाँ से जो है बारा देवी आए। बारा देवी पे जो है शायद एक जगह और बदला और फिर रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन में बहुत देर में ट्रेन मिली और रात में हम घर पर आए। तो ये बात इस प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है। मायावती जी ने कहा मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा। अरे बहन जी, आप राजनीति की रोटियां सेक रही हो, आपको मालूम है मुसलमानों की ज्यादतियां जो है जिला ही नहीं, प्रांत ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में उनका जुल्म चल रहा है और उनका सपना जो है शरीयत का है। अभी हमने एक पेपर में पढ़ा था, शायद ये मुरादाबाद का है या बरेली का हो, एक मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता था। वो डोर टू डोर जो है बीजेपी के समर्थन में लोगों से वोट मांग रहा था और मुसलमानी मोहल्ले में चला गया। एक मुसलमान ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि मुसलमानी मोहल्ले में, और तुम बीजेपी के कैंडिडेट हो। बस अच्छा यही है कि दोबारा यहाँ दिखाई मत पड़ना, और नहीं तो ये सोच लेना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। शरीयत में ये नहीं है कि जो है बीजेपी को हम समर्थन करें, न उसको वोट दें, न उसके पक्ष में बोले। तो शरीयत में क्या इस हिंदुस्तान में तुम्हारे खाने और पीने और अत्याचार करने लिए लिखा है? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जो खूंखारी प्रवृत्ति के हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, जिनमें हैवानियत भरी हुई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा कब तक शरीयत का काम चलता रहेगा? सारी दुनिया तुम्हारे अत्याचार से पीड़ित है और कई ऐसी आपको घटनाएं बता दें कि मुसलमान लोग किस तरह से अत्याचार करते हैं। अभी बहन जी को मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन जो BSP के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो उन्नाव के हों, प्रदेश के हों, वो बहन जी को यह संदेश जरूर दें जो मैं दे रहा हूं। मैं एक और बात आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान में जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय जितना प्रबुद्ध आदमी था, ज़्यादा था श्रवण, सिंधी, पंजाबी, जो लोग दुनिया को देखा करते थे और मुसलमानों को जुल्मों को कहीं न किसी रूप में देखा था कि इनके सारे कदम इस्लामी तौर तरीके से होते हैं। उन लोगों ने अपना लुटिया डोर बांधी और घर बार, धन संपत्ति, यानी जो अचल संपत्ति थी, जैसे धरती, मतलब भूमि है, मकान है, उनको छोड़ करके इंडिया चले आए। लेकिन जो शूद्र समाज के आदमी थे, उनमें से शायद इक्का दुक्का इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आया हो। और हुआ कि जिन्ना ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद हजारों बीघे के जो तालुकेदार थे, शूद्र समाज के, दलित समाज के, तो वो लोग आए नहीं थे। उन लोगों ने कहा हमारा मुसलमानों का भाईचारा है, हम वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। उनको घर बेघर कर दिया गया।
और बाद में उनसे कहा गया कि उन लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि हम कहाँ जाएंगे, आपने तो हमारी जो है बहन बेटियों को ले लिया है। और वो बहन बेटियां लेते थे जो उपभोग के लायक होती थी। उन्होंने कहा तुम्हारे खेत है ना, जाइए। खेत उनके तो थे जिन पर वो अमन चैन से रहते थे, लेकिन इस्लामीकरण के दौर में जो जितने बड़े एम्पायर पर मुसलमानों ने कब्जा किया वो उसके नाम संपत्ति लिख दी गई। अरे 60-60, 70-70 सालों में जो है ऐसे लोग हैं कि खेत से उनको जो है मुसलमानों ने जो है पुराने कपड़े भेजते थे, जो कुत्ते उनके खाना नहीं खाते थे उनको खाना देते थे। जिंदा इसलिए रखा कि मजदूरी का काम करें, खेती बाड़ी का काम करेंगे। और बाय द वे उनकी जो लड़कियां पैदा होती थी जो सुंदर होती थी, तो जब चाहते हैं, आज भी जब चाहते हैं उनके साथ हैवानियत बरतते हैं। और बाय द वे कोई बहुत सुंदर लड़की हो गई तो उसके साथ निकाह कर लेते हैं, और जब इच्छा होती तो तलाक दे देते हैं। और बहन जी से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आपने जो है मुसलमानों को टिकट दिया, उन्होंने, आप उसके पहले उनकी जो है आर्थिक व्यवस्था का आकलन कर लीजिए कि उनके पास कितनी संपत्ति थी, और तुम्हारे टिकट के बाद, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद उनके पास संपत्ति कितनी हो गई। मुसलमान जो भी दलित से दोस्ती करते हैं, व्यवहार रखते हैं, या तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, और वो जानते हैं कि ये दलित समाज के लोग हैं, ये घर की मुर्गी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन मायावती जी, आपको बता दें कि इस देश में, इस प्रांत में, इस जिले में जो है सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को किसने नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों साथियों, ये बात हम बहन जी को संबोधित करके कह रहे हैं, आप लोग भी सुने। और हम ऐसी बात कहने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन जो हमसे टच रहे हैं, उस पीरियड में रुके हैं, हमारे उन्नाव में और पूरे प्रांत में हमारे चमार भाइयों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि पासी हमारी अगुवाई करे। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक सत्य घटना है। यह सन शायद 81 की बात है। उन्नाव से करीब 6-7-8 किलोमीटर दूर भदेवना गांव है, सीधा है एकदम, और घूम करके जाएंगे कम से कम तो 20-25 किलोमीटर हो सकता है, या हो सकता है इस समय रोडें बन गई हैं तो उसमें दूरी कम हो जाए। एक मुन्ना ब्राह्मण थे, उन्होंने 3 चमारों को दिन दहाड़े मार दिया। सब नए लड़के थे, पेपरों में आया। आप तो जानते हो कि जब बहुत बड़ा जघन्य अपराध होता है तो ये पेपर वाले निकालते हैं, नहीं तो दलित समाज की, शूद्र समाज की कोई ऐसी घटनाओं को पेपर वाले अपने पेपर में जगह नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी सवर्ण हैं। मैं DS4 था, DS4 प्रेसिडेंट था। मेरा दायित्व बनता था कि हम 400-500 आदमी को ले करके जो है वहाँ जाएं और वहाँ के गरीबों के लिए जो है कुछ न्याय दिलाने का प्रयास करें, और जिनके घर के बच्चे मर गए हैं उनके घर के लोगों से मिले जुलें और उनको बताएं कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको बता दें, कल जाना है, आज दोपहर से हम कई लोग उन्नाव के पासी, चमार, धान, धोबी सबसे मिलते रहे कि भैया कल जो है भदेवना गांव चलना है, और सुबह हम लोग यहाँ 8 बजे जो है अस्पताल के सामने इकट्ठा होंगे और वहीं चलेंगे। सब ने कहा हाँ हाँ हाँ। और आपको बता दें, उस समय सिर्फ 5 आदमी इकट्ठा हो पाए, और 5 पासी थे। मैं था, RN रावत थे, राजकुमार एक पासी थे, एक मेवालाल पासी थे, और एक इधर निवाजगंज है, या निवाजखेड़ा, निवाजगंज, वहाँ के एक राजकुमार पासी थे। वो पढ़े लिखे कम थे, लेकिन बोलने चालने में बहुत ही निर्धुंध थे,
क्योंकि जो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है उसको डर लगा करता है कि कामा फुल स्टॉप इधर उधर वाक्य हमारे जो है, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होता है वो अपना जोतते चला जाता है। हम 5 लोग पहुँचे और उस समय जब मैं पहुँचा तो थोड़ी देर में जिला प्रशासन पूरा इकट्ठा हो गया। एक जगह मैं अभी पहुँचा तो एसपी और डीएम थे, सीओ थे, हल्के दरोगा थे, पीएससी लगी हुई थी। तो जब हम बोलना 1-2 बात हमने जो है एसपी साहब से बातचीत की तो सीओ ने कहा देखिए जो इस गांव का है वो जान गए कि ये गांव का नहीं है। मैंने बताया कि मैंने कहा नई पार्टी है, मैं उस पार्टी का जो है प्रेसिडेंट हूँ जिले का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम इस गांव वालों से बात करना चाहते हैं और हम किसी से बात नहीं करेंगे। भाई मैं चुप हो गया और तब इतना बाहुबल भी नहीं था। हम टुक 5 आदमी थे, उसमें से एक आधे लोग जो है सरकारी कर्मचारी थे, समाज के लिए बेचारे दौड़ रहे थे, उसमें रावत भी थे। उसी बीच में हल्के का दरोगा हो या कोई और दरोगा हो, एक 16, 17, 18 साल का लड़का जो है थोड़ी ही दूर पर यस्सियों की माँ बहन बेटी कर रहा था खुल्लम खुल्ला। कहा अभी डीएम एसपी आए हैं, कब तक रहेंगे? ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा रहेंगे। और तब उसके बाद हम एक एक की कैसी तरह उन्होंने तमाम भद्दी भद्दी गालियां दी और एक एसआई ने उसको सुन लिया और वो उसके बाल पकड़ के लाता और कहता साहब ये देखिए उठ पटांग उठ रहा था। हमको फिर मजबूरी बोला, हमने कहा श्रीमान जी आप लोग हो तो ये पोजीशन है, आप लोग चले जाओगे तो इन लोगों को तो जिंदा काट डालेंगे। ठीक है मैं देख रहा हूं। तो ये बात प्रसंग मैं इसलिए लाया कि हमारे चमार बिरादरी के लोग, मैं जानता हूं कि जो है बाबा साहब के कारवा को हमारे चमार भाई लोगों ने शुरू से बढ़ाया है जब बाबा साहब थे, और हमारे जो है हमको बताने वाले बाबा साहब के विषय में हमारे चमारी गुरु थे। शुरुआती दौर में मैं हमारे गांव के एक शोभा राम जी थे, बाईकाट चमार थे और पुराने पढ़े लिखे थे और पहलवान भी थे। उनको गांव के लोग, आसपास के लोग उनको गुरु कहा करते थे। तो बचपन में आप जानते हो, चाहे ताकत हो या न ताकत हो, शरीर हो या ना हो, हम भी खड़े जाया करते थे, हम भी उनको गुरु जी कहने लगे। तो धीरे धीरे जो है हमारी उनकी बातचीत होती थी। तो गांव में जो अत्याचार होता था तो मैं छोटे से ही इस बात को उनसे शेयर करता था और तमाम लोगों से शेयर करता था। तो जब बाबा साहब के विषय उन्होंने बताया तो हमको बिलीव न हो, लेकिन बात नहीं काटते थे। धीरे धीरे हमने देखा कि बाबा साहब अगर न होते तो हमारा समाज कहाँ होता। और आज आपको बता दें, अगर हो सकता है कोई पासी बिरादरी का हमारा ये वीडियो देख रहा हो, पासी बिरादरी जैसे आज से 100 साल पहले था, 45 साल पहले था, उसकी सोच आज भी वही है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अगर बाबा साहब का नाम ले तो तमाम पासी लोग जो है उखड़ जाते हैं, अपनी मूर्खता पर आपको कहो पीटने लगे। ये मैं मानता हूं कि हमारे चमार भाइयों ने जो है बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति में योगदान दिया है। लेकिन हुआ ये कि इतने अगुवाई करते करते उनको पासी समाज की अगुवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। और सबसे पहले जिसको हमने कैडर दिया, हमारे उन्नाव के एक मास्टर थे, बजरंग मास्टर, बाईकाट चमार थे, बिछिया में कैडर लगा हुआ था। हम अमानचंद कुरील गए हुए थे और हमने कैडर दिया उनको, कैडर दे करके लाए। और धीरे धीरे जो है स्थिति ये आई कि आर्यन रावत की जो है बाबूजी 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 कह करके रावत के बहुत क्लोज हो गए। रावत हमारे बाद में बाबा साहब अम्बेडकरवादी हुए। हमने देखा कि कई ऐसी जगह हैं जहां की बेमतलब में जो है बातों को जो है आर्यन रावत मान लेते हैं। मैं बात कट कर देता था, वो लंबी बातें हैं तमाम, इसमें लाने से कोई मतलब नहीं। इसके बाद हमसे बजरंग जो चमार मास्टर थे उन्होंने कहा कि अब भारती जी और डीएसआर का काम देखेंगे,
और ये 84 की मार्च अप्रैल की कहानी है। हम पहला लोकसभा चुनाव करा चुके थे। ये बात मैंने मीटिंग में नहीं कही, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग गया कि जिसको हमने बताया ABCD, वो हमसे कह रहा है कि तुम DS4 का काम देखोगे। और दूसरा कोई और हुआ ये कि उनकी मंशा ये थी कि एक दयादास एडवोकेट थे, उन बाइकाट चमार थे, उनको ये BSP प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। और वो जानते थे कि DS4 धीरे लुप्त हो जाएगी, BSP जिंदा रहेगी। आपको बता दें, हमने ये बात रावत से कही कि रावत बजरंग ने ऐसा कहा, तो कहा कि मालूम है आपको? तुमने कहा हमें मालूम है। आपको बता दें, मैं बहुत खींच उठा। मैंने कहा कि अब हम यानी मैं अपने को संबोधित किया। मैंने कहा अब मैं वो नहीं हूं, इस हाथ से काम करूंगा, इस हाथ से फल चाहूंगा। मैंने कहा हम गीता ज्ञान की बात नहीं करें, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, कि कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो। हमने कहा कि हम ऐसा चूतियापन नहीं करेंगे। ये अपना कूड़ी हटा लो, लोगों से कहा जो कार्यकर्ता थे, और हमने कहा कि मेरा रिजाइन, मैंने रिटर्न में रिजाइन दे दिया। और इसके बाद जो RN रावत बाम सेब के लिए, DS4 के लिए, कितना समाज के लिए, उनके घर पर गरीबों के लिए, DS4 के लोगों के लिए 10-10, 15-15 लोगों को रोज खाना बनता था। और एक दिन ऐसा आया कि कांसी राम के सामने उनकी पेशी हो गई, और चमार भाइयों ने जो है उसको कहा कि RN रावत और डॉक्टर पंकज पासी, उन्नाव से लखनऊ की तरफ जाने पर चिरैया नाला पड़ता है, वहाँ उन्होंने कांसी राम से बताया। उनके साथियों ने बात पहुँचाई कांसी राम से। कानपुर शायद आए हुए थे, कानपुर थे कहीं दूसरी जगह आए हुए थे कांसी राम जी, और पेशी कर दी। और डायरेक्ट ठांस करके कहा कि हमारे सामने बात हुई। 100% गलत। और हुआ ये, मैंने जब इस्तीफा दिया था तो रावत से कहा था कि मेरे हटने के बाद, मेरे जाने के बाद, आपका इस पार्टी में बाम सेप में ही क्या असर होगा, इसका आने वाला वक्त बताएगा। और आपको बता दें, ये बात रावत भूल गए हैं, क्योंकि रावत जो है ज़मीनी हकीकत को हर वक्त छोड़ देते रहे हैं। आज वो जीवित हैं, लेकिन हमारी उनकी थोड़ी थोड़ी बातों में भिन्नता बनी रहती है। तो हम दोस्तों साथियों मायावती के प्रसंग को बताना चाहते हैं कि मायावती जरा पाकिस्तान के विषय में देख लें, इंडिया के कोने कोने से तो देख लें। जितने मुसलमान लोग हैं, अगर दलित लोगों को सर पर उठाते हैं या उनके घर में बैठते हैं, तो सबसे पहले उनका काम है उनकी बहन बेटियों को ताकना। और किसी तरह का भी वो रहम नहीं करते हैं। हाँ, आप जिस दिन इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, उस दिन से इनका रहमो करम चलता है। मैं उन्नाव के पूर्व, आज हमारे बीच में अनवार अहमद नहीं, मैं उनका चमचा रहा हूं, और हमको उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमने धीरे धीरे देखा कि अनवार अहमद ने कितना 100% जजमेंट करते थे, 100% उल्टा जजमेंट करते थे दलितों के सिलसिले में, जब मुसलमान और दलित की बात आती थी। हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कि उन्नाव में ज़्यादा सारी फैक्ट्रियाँ मुसलमानों की हैं जो चमड़ा से लगी हुई हैं। एक चमड़ा फैक्ट्री में उस पीरियड में किसी कारण बस मजदूर की फैक्ट्री के अंदर मौत हो जाती है, कई दिन तक हड़ताल करते रहते हैं। लेकिन आप जानते हो चमार पासी या शेड्यूल कास्ट की कोई लोग सुनते नहीं हैं। उसका मालिक जो है फ़ोन पर बात करता है, कुछ हमने समझा और कुछ नहीं समझा। उसने कहा कभी आ जाइए, ये फ़ोन पर बातें नहीं होती हैं। और हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना हमने बातों चीतों में, उन्होंने कहा कि जो लड़का फैक्ट्री में मर गया है, जिसको लाश रख करके जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, रात के समय ऐसा आएगा कि सब लोग चले जाएंगे, लाश रखी रहेगी, आप उठा करके क्यों नहीं जो है इसको गायब करवा देते हो। अब गायब कराने के बाद जो है आप रिपोर्ट लिखाइए कि वो भाग गया है।
जहाँ तक बहुत लंबी पुरानी बातें हैं, सन 80 के आसपास की, 80 79 के आसपास की, थोड़ा हो सकता भिन्न हो। और पहले फैक्ट्री वाले उस जिसका फैक्ट्री में घटना हो गई थी उसको 20-25 हज़ार रुपये दे रहे थे, और बाद में एक पाई भी नहीं, उल्टा जो है रिपोर्ट हो गई, बाद में सब इतना टाइफिश हो गई। तो साथियों, मायावती को जो दर्द है मुसलमानों के प्रति, ये वोट के खातिर और तुष्टीकरण के लिए जो है तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग बसपा से किनारा कर चुके हैं। आपको एक और बड़ी बात बता रहे हैं, 1984 से आज की तारीख तक उन्नाव के अंदर बीएसपी का छोटा से छोटा कर्मचारी या बड़ा कर्मचारी मेरे पास नहीं आया कि आज तो मैं ओल्ड हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, तो यही नहीं कि दादा कभी बैठे रहते हो आ जाओ उनको। और आज जो आ रहे हैं जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने विषय में अगर बताएंगे तो तमाम लंबी बातें हो जाएगी, तमाम बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम मायावती जी की बातों को कट्टर रहे हैं और कि मुसलमान पर कभी विश्वास मत करें। मायावती जो है सर पर उठा करके चलना चाहती उठाएं। अभी जैसे ब्राह्मण ठाकुरों को खूब टिकट दे रही हैं और हर ब्राह्मण ठाकुर इनको जो है छोड़ करके जो है चला जाता है। तो आज तो वैसे भी बसपा जमीन पर आ गई है और यही अखिलेश भी कर रहे हैं। अखिलेश को और कोई नहीं सोचता है, वो भी तुष्टीकरण की नींद चल रही है। कितने लोगों ने, सपा ने कितना मुसलमानों को बढ़ाया है। तो दोस्तों, यहाँ आप सपा को बात कह करके मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मायावती जी, तो मायावती जी आप तुष्टीकरण का खेल खेलती रहो और जमीन में बसपा को दफनाती रहो। तमाम ऐसे लोग हैं जो बसपा से इस वजह से किनारा कर रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति। आप सोचो कि बसपा वो है शेड्यूल कास्ट की पार्टी जो कभी शेड्यूल कास्ट को मिलाने का चक्कर में नहीं रहती है। और हम आपको बता दें, ये उस पीरियड की कहानी है जबकि कोई जय भीम कहने की हिम्मत नहीं रखता था। हम जैसे लोग ही थे तब जय भीम के नारा को बुलंद किया। क्यों, आपको बता दें, मैं इसके पहले भी अपने गांव में सन 74 में मीटिंग लगवाई थी। उसके पहले से मैं बाबा साहब का अनुयायी था और बाबा साहब के विचारों में चलता था, और उस दिन से जय भीम कहने के अपेक्षा हम दूसरे शब्द नहीं कहते थे। तो दोस्तों साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा बड़ा हो गया है, तो इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शिव भारती पासी, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती। वर्ड्स ऑफ भारती। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।